हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो पढ़ाई का। पढ़ाई एक ऐसी अमोल धरोहर है, अमोल बहुमूल्य वस्तु है जिसके द्वारा आप अपने को, अपने समाज को और अपने देश को बदल सकते हैं। इसलिए बच्चों, आप खूब मन से, खूब तमन्ना के साथ में खूब मेहनत से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। हम लोगों का यही मिशन है कि आप लोग मेहनत करें और आगे बढ़ें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, यही हम लोगों का उद्देश्य है। तो बच्चों, समय जाया ना करते हुए आज आपका टॉपिक है रसायन विज्ञान का, जिसका नाम है परमाणु नाभिक की। परमाणु नाभिक की खोज किस प्रकार की हुई, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं, एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1911 में रदरफोर्ड साहब और उनके साथियों ने एक प्रयोग किया। क्या किया? उन्होंने रेडियम से निकलने वाले अल्फा किरण और प्रदीप्तशील पर्दे के मध्य में उन्होंने स्वर्ण पत्र एक रख दी, स्वर्ण की एक पतली पत्नी रख दी 0.004 सेंटीमीटर की। उसके मध्य में जब 0.004 सेंटीमीटर की एक स्वर्ण की पन्नी रख दी और इस पर अल्फा करंट प्रवाहित किया। देखिए, ये आपकी अल्फा किरण है। जब इस पर अल्फा किरण प्रवाहित की गई तो इसमें कई स्थानों पर ऐसे चमक उत्पन्न हुई। माइक्रोस्कोपी के द्वारा इन जो चमक उत्पन्न हुई, इन्हीं का एनालिसिस किया गया, विवरण किया गया और पाया कि परमाणु में नाभिक किस तरह से होते हैं। तो उन्होंने पाया, क्या पाया? तो रदरफोर्ड ने पाया कि देखिए, ये आपका एक परमाणु है, आप इसे परमाणु कह सकते हैं। परमाणु में यहां पर एक सूक्ष्म भाग है। यहां पर उन्होंने पाया, देखिए किस तरह से उनकी अल्फा किरण निकली। तो जो अल्फा किरण का उन्होंने जो एनालिसिस किया, वो देखा कि कुछ अल्फा किरण सीधी रेखा में चली जाती है परमाणु में। यानी उस पन्नी को जब उन्होंने देखा और उसका एनालिसिस किया तो पता चला कि कुछ अल्फा किरण, या अल्फा रेंज है, कि अल्फा किरण बिना अपने रास्ते से डिफेक्ट हुए सीधे निकल जाती है। अर्थात यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जिसमें अल्फा किरण बिना विचलित हुई सीधी रेखा में चली जाती है। क्लियर? अगला देखिए, कुछ किरणें और नजदीक जब आई इससे तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई, और किरणें आई यहां पर विचलित हो गई। कुछ किरणें आई ऐसे निकल गई, कुछ किरणें आई और जैसे आई थी वैसे सर पर पैर रखकर के बाहर भाग गई। तो देखिए, इससे क्या मतलब हुआ? इस पहली वाली रेखा से ये अल्फा किरण से मतलब हुआ कि परमाणु का अधिकांश बाहरी क्षेत्र वो अधिकांश खोखला भाग है, हैलो भाग है, जिसमें रेखाएं सीधी रेखा में निकल जाती है। देखिए, इस तरह के आपके बने हैं, जैसे ऊपर का है ऐसे इधर का भी है। इस तरह की संरचना आपको दिखाई दी। तो इसमें देखा गया कि परमाणु यहां तक जाते, रेखाएं आपकी यहां तक जाती है, लेकिन यहां पर आने पर अपने
पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है। ठीक है, जो जो कहीं आती जाती है इसके केंद्र की ओर आती जाती है, इसमें ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो पहले इस फिगर को बना लीजिए, उसके बाद में इस एक एक कण का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बन गया ना? चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर आपको बताएगा कि पहली रेखा सीधी रेखा में निकल जाती है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। इसे आप ये ज्ञात करेंगे कि अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है। अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधी निकल जाती है। अधिकतर अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, कि परमाणु का अधिकांश का है या बाहरी भाग, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खोखला है, और वो बिना सीधी रेखा में चले जाते हैं। अधिकांश भाग खोखला, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला है, रिक्त है। परमाणु भाग रिक्त है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, मतलब इसमें किरणें बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, अगला है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, जिससे ये प्रदर्शित होता है कि परमाणु के नाभिक में कुछ भाग है, जिसके कारण वो अपने पथ को, उनका पथ मुड़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु के बीच में कुछ ऐसा भाग है जो काफी दृढ़ है, मजबूत है, काफी सघन है, जिसके द्वारा ये अल्फा किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिससे ज्ञात होता है कि जिससे क्या ज्ञात होता है कि परमाणु के केंद्र में, अति सूक्ष्म धनावेश है, कि परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म धनावेश है या धनावेश भाग है, जो काफी सघन है, ये बात हो गई। अब देखिए क्या हो, अब तो तीसरी कण जो और आई वो अपने 90 अंश से ज्यादा विचलित हो गई। इससे ये क्या प्रदर्शित होता है
कैसे ये प्रदर्शित होता है कि जो ये सूक्ष्म भागे हैं ये काफी भारी और दृढ़ हैं। कुछ अल्फा कण 90 अंश से ज्यादा विचलित हो गई। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कुछ किरणें 90 अंश से ज्यादा विचलित हो गई। इससे यह प्रदर्शित होता है कि जो परमाणु है, परमाणु के केंद्र में एक धनावेश भाग है, वह काफी भारी है। ठीक है, कि परमाणु के केंद्र में जो काफी भारी क्या है, काफी भारी है और दृढ़ है, काफी दृढ़ है। ठीक है, इस प्रकार से पता चला कि परमाणु का नाभिक कहाँ होता है। परमाणु का नाभिक उसके केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, तो अब इससे पता चला कि परमाणु के केंद्र में, परमाणु में नाभिक का, या अगर कहें नाभिक किसे कहते हैं, तो परमाणु का वह भाग जहां धनावेश, या लगभग आप ये कहें कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब आपको नाभिक के बारे में परिभाषा दी जाएगी कि नाभिक क्या है। नोट कर लो इसे। अगली हेडिंग है आपकी नाभिक। नाभिक किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। नाभिक, न्यूक्लियस, परमाणु के केंद्रीय भाग, परमाणु के केंद्रीय भाग जिसमें धनावेश, परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का धनावेश जिसमें परमाणु का धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, नाभिक कहलाता है। नाभिक यानी परमाणु के केंद्रीय भाग, परमाणु के केंद्रीय भाग यहां कर दीजिए। परमाणु के केंद्रीय भाग जिसमें परमाणु का धनावेश एवं लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं, अर्थात नाभिक कहलाते हैं। तो ये बात हुई नाभिक की। अब नाभिक का संगठन हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि नाभिक का संगठन कैसे होता है। बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसका कंपोजिशन लेकर के आता हूँ, परमाणु का संगठन। धन्यवाद।